चलिए बेटा, आज अब फिर से बात करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री के। पिछले लेक्चर पे जब मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा था तो उसमें आपको मैंने ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है उसके बारे में बताया था, निकोल प्रिज्म किसका बना होता है उसके बारे में बताया था, फिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है उसके बारे में बताया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव किसको बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव किसको बोलते हैं उसके बारे में चर्चा किया था। फिर मैंने कहा था डेक्स्ट्रो रोटेटरी किसको बोलते हैं, लीवो रोटेटरी किसको बोलते हैं उसके बारे में चर्चा किया था। डेक्स्ट्रो और लीवो के बाद हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंगल से रोटेट करती है, चाहे क्लॉकवाइज रोटेशन हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, तो जो उसके अंदर रोटेशन होता है उस रोटेशन को मेजर्ड करेंगे, मापेंगे एक यंत्र के द्वारा, जिस यंत्र को हम लोग पोलैरिमीटर या सैक्रीमीटर बोलते हैं। उसके बाद की बात करेंगे। सर एक चीज बताइए, आपने कल एक बात बताया था हम लोगों को कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसके अंदर तीन बातें होती हैं, आपने पढ़ाया था। कहा था पहली बात यह है बेटा कि उस कंपाउंड के अंदर अगर बात करें तो कायरल कार्बन एटम पाया जाएगा। पहली शर्त आपने ये रखी थी कि कायरल कार्बन एटम होगा। दूसरी बात आपने कहा था वो मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक होगा। आपने कहा था सर वो मॉलिक्यूल हमेशा कैसा होगा, डिसिमेट्रिक। और तीसरी बात आपने कहा था कि उसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी, ना तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी, और ना ही उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। ये दोनों चीजें होंगी, ये तीनों चीजें नहीं होंगी। सर इसके बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से चर्चा करिए। आइए हम लोग बात करेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कब बोलते हैं, जब कायरल कार्बन एटम उसके अंदर मौजूद होगा, डिसिमेट्रिक नेचर होगा, प्लेन हो चाहे सेंटर हो चाहे एक्सिस हो, ये तीनों प्रकार की सिमेट्री नहीं होंगी। हम लोग एक एक करके बात करेंगे बेटा आज की वीडियो में। कायरल कार्बन एटम पढ़ेंगे, डिसिमेट्रिक पढ़ेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़ेंगे और एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ेंगे। ये सभी हेडिंग आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले बात हम लोग बात करेंगे कायरल कार्बन एटम की। किसकी बात करेंगे बेटा, कायरल कार्बन एटम की। और हम लोग ये भी बात कर लें कि हम लोग किस हेडिंग के अंदर किस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। सर हम लोग पढ़ रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंतर्गत, स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक, अब स्टीरियोकेमिस्ट्री में कायरल कार्बन एटम। सर कायरल कार्बन एटम को एक नाम और क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, आपसे पूछेगा एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या है। चाहे एग्जाम में आपसे कायरल कार्बन एटम पूछेगा, चाहे आपसे एग्जाम में एसिमेट्रिक कार्बन एटम पूछेगा, दोनों में से एक हेडिंग जरूर आएगी। अब एक नाम से आएगा, हेडिंग एक ही है, नाम अलग अलग है। क्या होता है कायरल कार्बन एटम, थोड़ा ध्यान समझिए। सर हमको मालूम है वानथॉप और लीबेल दो साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने कहा था बेटा जो कार्बन होता है वो 4 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि हमको मालूम है पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत कार्बन 4th ए ग्रुप में पाया जाता है। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस कार्बन को 4 होते हैं तो 4 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। ऑक्टेट का मतलब लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए इस कार्बन को 4 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। कार्बन के खुद के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 और अगर पा जाएगा तो 8 हो जाएंगे। उसी 4 को प्राप्त करने के लिए ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। सर इस कार्बन के ये तो मालूम चल गया कि 4 बॉन्ड बनाएगा। अब बेटा अगर ये सिंगल बॉन्ड होगा तो उसे हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई होता है। यहां पर बात करें तो ये कार्बन है, 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, और 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो ये मान लीजिए सिग्मा बॉन्ड पी से जुड़ा है, मान लीजिए ये सिग्मा बॉन्ड क्यू से जुड़ा है, मान लीजिए ये सिग्मा बॉन्ड आर से जुड़ा है, मान लीजिए सिग्मा बॉन्ड एस से जुड़ा है। मतलब ये कार्बन 4 अलग अलग एटम से जुड़ा है सिग्मा बॉन्ड के द्वारा। जब कभी भी कोई कार्बन, ध्यान से मेरी बात सुनना, जब कभी भी कोई कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए, कंफर्म है 4 ही सिग्मा होना चाहिए, पाई नहीं होना चाहिए। कौन सा बॉन्ड नहीं होना चाहिए, पाई, सिर्फ क्या होना चाहिए, सिग्मा। सर जब कभी कोई कार्बन
4 सिग्मा बॉन्ड बनाए और चारों सिग्मा बॉन्ड अलग अलग एटम या ग्रुप से जुड़े हों तो उसी कार्बन को कायरल कार्बन एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कायरल कार्बन एटम। और कायरल कार्बन एटम को इंडिकेट करने के लिए, पहचानने के लिए हम लोग स्टार के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कायरल कार्बन एटम क्या है, तो बताएंगे कायरल कार्बन एटम का मतलब ऐसा कार्बन जिससे 4 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हों। आपको यह भी मालूम होगा कि अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकल के आएगी। कितनी निकल के आएगी? sp3। अगर 2 सिग्मा होते तो sp आता, 3 सिग्मा होते sp2 आता, 4 सिग्मा बॉन्ड हैं इसलिए हाइब्रिडेशन कितनी होगी? sp3। तो कायरल कार्बन एटम एक ऐसा कार्बन है जिससे 4 सिग्मा बॉन्ड जुड़े होंगे। 4 सिग्मा बॉन्ड होने के वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी और ये चारों सिग्मा बॉन्ड अलग अलग एटम या ग्रुप से जुड़े होंगे। जब अलग अलग एटम या ग्रुप से जुड़े होंगे तो उस कार्बन को कायरल कार्बन एटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? कायरल कार्बन एटम। इसी कायरल कार्बन एटम को हम लोग ऑप्टिकली एसिमेट्रिक कार्बन एटम भी बोलते हैं। और याद करना, अगर दुनिया का कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने का मतलब जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कराएगा, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो कायरल कार्बन एटम निश्चित रूप से उसके अंदर होगा। जो भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा उसके अंदर निश्चित रूप से कम एक कायरल कार्बन एटम अवश्य होगा। जिसके अंदर कायरल कार्बन एटम नहीं होगा वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। और इनएक्टिव का मतलब वो लाइट को रोटेट नहीं करा पाएगा। तो फिर से बोलो सर, कार्बन ऐसा कार्बन जिसे 4 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हों, चारों सिग्मा बॉन्ड जुड़े होंगे तो चारों अलग अलग एटम से जुड़े होने चाहिए और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। तो ऐसा कार्बन जिससे 4 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हों, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और चारों सिग्मा बॉन्ड अलग अलग एटम से जुड़े हों तो उस कार्बन को कायरल कार्बन एटम या एसिमेट्रिक कार्बन एटम बोलते हैं। जिस कंपाउंड में कायरल कार्बन एटम मौजूद होता है वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। कैसा होता है बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव। तो किस कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव बोलोगे? जिसमें कम से कम एक कायरल कार्बन एटम अवश्य होगा। और कब कायरल कार्बन एटम बोलोगे? जब चारों क्या होंगे? बोलो, अलग अलग जुड़े होंगे। तो कायरल कार्बन एटम की अगर डिफिनीशन दिया जाए तो हम लोग बताएंगे सच एक कार्बन एटम। परिभाषा कैसे दी जाती है इंग्लिश में? सच ए कार्बन एटम which is attached to, such a carbon atom which is attached to 4 different atom or group, 4 अलग अलग एटम से। such a carbon atom which is attached to 4 different atom or group by 4 sigma bond, by 4 sigma bond is called as chiral carbon atom or asymmetric carbon atom. Chiral carbon atom make a compound become optically active. कंपाउंड जो एक्टिव होगा उसके अंदर कायरल कार्बन एटम पाया जाएगा। ठीक है बेटा? अब एक बात है सर, एक बात बताइए, अगर मान लीजिए मैं पूछूं आपसे एग्जांपल के रूप में, ध्यान से देखते रहना, कि ये कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा है, यहाँ पे क्लोरीन लगा है, यहाँ फ्लोरीन लगा है। बताइए सर, ये कार्बन 4 अलग अलग एटम से लगा है तो ये कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है? बोलोगे बेटा ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। पूछोगे क्यों? क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव उसी को बोलोगे जिसमें कायरल कार्बन एटम होगा। सर ये कार्बन कायरल कार्बन एटम है। पूछो क्यों है? क्योंकि सर ये कार्बन 4 अलग अलग एटम से सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है, इस कारण से इसको कायरल कार्बन एटम बोलेंगे। और कायरल कार्बन एटम होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कैसा होगा बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव। सर ये बात तो समझ में आ रही है आपके? अच्छा, इसका मतलब सर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आते कैसे हैं ये बताइए। क्वेश्चन तुमसे कहेगा आइडेंटिफाई व्हिच कंपाउंड शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, या क्वेश्चन बोलेगा आइडेंटिफाई व्हिच कंपाउंड बिकम ऑप्टिकली एक्टिव। आपसे क्वेश्चन कहेगा पहचान के बताओ मुझे कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। जैसे मान लीजिए कोई दे देगा कंपाउंड लैक्टिक एसिड,
लैक्टिक एसिड का फार्मूला मैंने लिखा है और ये लैक्टिक एसिड का फार्मूला में यहाँ पे HOH COOH नीचे लगा दिया CH3। यहाँ पे क्रॉस का मतलब यहाँ पे कार्बन है। अगर क्रॉस लिखा है तो पॉइंट पे यहाँ पे कार्बन मौजूद है। ये कार्बन से 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड लगे हैं। अब यहाँ पे कार्बन है, 4 सिग्मा बॉन्ड लगे हैं। यहाँ पे देखो COOH लगा है, यहाँ पे OH लगा है, यहाँ पर CH3 है, ये H है। चारों सिग्मा बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से जुड़े हैं। इसका मतलब ये कार्बन हमारा कायरल कार्बन एटम होगा, स्टार के द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे। इसका मतलब वो कार्बन कायरल कार्बन एटम है। अगर ये कायरल कार्बन एटम होगा तो इसका मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्वेश्चन में पूछेगा बताओ लैक्टिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, तो जवाब दोगे यस सर है। पूछेगा क्यों है, तो बताओगे क्योंकि यहाँ पे कार्बन 4 अलग अलग ग्रुप से लगा है, इस कारण से ये कार्बन कायरल कार्बन एटम होगा। और कायरल का मतलब एसिमेट्रिक कार्बन एटम होगा, अर्थात ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसके अलावा मान लीजिए, सपोज करिए, आपको सपोज ही करना है, मान लीजिए मैं दूसरा ले रहा हूं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है CH3 C, यहाँ पर H, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे सपोज करिए OH। अगर इसका IPSC नाम देखें तो 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन की चेन है। सेकेंड कार्बन से OH लगा है तो इसको आप 2 ब्यूटेनॉल भी बोल सकते हैं। ये 2 ब्यूटेनॉल। क्वेश्चन पूछेगा बताओ मुझसे 2 ब्यूटेनॉल ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, 2 ब्यूटेनॉल ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, तो बता दोगे सर ये कार्बन है। इस कार्बन को ध्यान से देखें, यहाँ पे कार्बन से एक तरफ H लगा है, एक तरफ CH3 लगा है, तो ये दोनों अलग अलग हो गए। ये OH लगा है, ये भी अलग हो गया। ये CH2 CH3 लगा है, ये भी अलग हो गया। तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड भी हैं और चारों सिग्मा बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से लगे हैं, तो इसका मतलब ये कार्बन कायरल कार्बन एटम होगा। और कायरल कार्बन एटम होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कायरल कार्बन एटम तो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। इसका मतलब सर ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। किसको शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। अच्छा, इसके अलावा मान लीजिए ये भी मैंने मिटा दिया, आप इसको देखें और बताने का प्रयास करें। तीसरा मैं यहाँ पे ले लिया कंपाउंड, सपोज करिए COOH, यहाँ ले लिया H, यहाँ ले लिया OH। सर आगे बढ़िए आप, यहाँ ले लिया मान लीजिए OH, यहाँ ले लिया H और यहाँ पे ले लिया मैंने COOH। इस कंपाउंड में टार्ट्रिक एसिड नाम है इसका। क्या नाम बेटा, टार्ट्रिक एसिड। खाली आप देखिएगा और बताइएगा यहाँ पर कार्बन होगा कि नहीं होगा। बोलेंगे सर होगा, ये क्रॉस है तो कार्बन होगा। अगर बेटा यहाँ पे कार्बन है तो इस कार्बन से एक तरफ H लगा है सिग्मा बॉन्ड के द्वारा, एक तरफ OH लगा है सिग्मा बॉन्ड के द्वारा, एक तरफ COOH लगा है सिग्मा बॉन्ड के द्वारा, और एक तरफ ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड आ रही है और सिग्मा बॉन्ड से ये पूरा ग्रुप लगा है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये पूरा ग्रुप जुड़ा होगा सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के द्वारा। तो ये ग्रुप ये चारों अलग अलग हैं कि नहीं है, सर अलग अलग हैं। जब इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो ये ग्रुप अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ये पूरा ग्रुप इस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है, इस बॉन्ड के द्वारा, इस बॉन्ड के द्वारा। तो ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड है और ये चारों ग्रुप अलग अलग होंगे। तो इस कार्बन को कायरल कार्बन एटम बोलेंगे सर। ये कार्बन कायरल कार्बन एटम है, मतलब स्टार के द्वारा रिप्रेजेंट कर दोगे। अब ये ऊपर वाला तो हो गया। सर एक बात बताइए, ये नीचे वाला भी कार्बन तो कायरल होगा, ये वाला कार्बन कहाँ, बिल्कुल होगा। इस कार्बन को चेक करो, ऐसे ही यहाँ पे इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये OH अलग होगा, ये COOH अलग होगा, ये H अलग होगा, और ये पूरा ग्रुप इस सिग्मा बॉन्ड के द्वारा, इस सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है। तो ये और ये पूरा ग्रुप चारों अलग अलग हैं। इसका मतलब ये भी कार्बन सर कायरल होगा, और ये भी कार्बन अगर कायरल होगा तो इसको भी स्टार के द्वारा दिखा दीजिए। इस कंपाउंड का नाम है टार्ट्रिक एसिड। क्वेश्चन पूछेगा बताओ टार्ट्रिक एसिड में कायरल कार्बन एटम है कि नहीं, बोलोगे यस सर है। पूछेगा कितने कायरल कार्बन एटम है, बोलोगे 2, एक ये वाला एक ये वाला, 2 कायरल कार्बन एटम है। तो क्वेश्चन का जवाब दोगे टार्ट्रिक एसिड में 2 कायरल कार्बन एटम है। पूछेगा ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव, बताओगे सर ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर एक कायरल होता तो भी ऑप्टिकली एक्टिव होता। ये तो सोने पर सुहागा है कि सर 2 कायरल कार्बन एटम है, तो ये तो निश्चित रूप से ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना बेटा। ये टार्ट्रिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव।
अब मैं अगली बात कुछ क्वेश्चन और मैं जिक्र करता हूं, उसको भी देख लीजिएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया ये CHO और नीचे मैंने ये लिया CH2OH, यहाँ पे मैंने लिया HOH, यहाँ पर लिया मैंने OHH, यहाँ पे लिया HOH, यहाँ पे लिया HOH। इस कंपाउंड का नाम है ग्लूकोज। इस कंपाउंड का कोई नाम पूछेगा तो बता देना ग्लूकोज। ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन टोटल ग्लूकोज में है। क्वेश्चन कहता है कि सर ये बताइए ग्लूकोज में ये वाला कार्बन कायरल है कि नहीं। पहले मैं CHO से स्टार्ट करता हूं, CHO कायरल है कि नहीं। सर CHO में ये CHO का स्ट्रक्चर CH डबल बॉन्ड O। सर आपने कहा था कायरल कार्बन के लिए कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। यहाँ पर डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, पाई होने की वजह से ये कार्बन कायरल सर नहीं होगा, ये CHO वाला कार्बन कायरल नहीं होगा। पहली बात, कोई पूछेगा क्यों नहीं होगा तो बोलोगे क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड है इसलिए नहीं होगा। दूसरी बात, ठीक है बेटा ये नहीं होगा, मान लिया तुम्हारी बात। अब इस कार्बन को बताओ ये वाला कार्बन कायरल होगा कि नहीं। सर ये कायरल होगा। पूछो क्यों? क्योंकि सर ये कार्बन है तो इधर एक तरफ H लगा है, एक तरफ OH लगा है, एक तरफ CHO लगा होगा और ये एक तरफ ये पूरा ग्रुप लगा होगा। ये सिग्मा बॉन्ड से, इस वाले सिग्मा बॉन्ड से ये पूरा ग्रुप जुड़ा होगा। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और ये पूरा ग्रुप मिला के 4 सिग्मा। सर 4 सिग्मा बॉन्ड के द्वारा चारों अलग अलग होंगे इसलिए ये कार्बन कायरल होगा। उसी तरह से ये वाला कार्बन भी देखो HOH अलग है, ये वाला ग्रुप अलग होगा और ये वाला ग्रुप अलग होगा, तो चारों अलग अलग होंगे तो ये भी कायरल होगा। उसी तरह ये भी कायरल, ये भी कायरल। टोटल इसमें 1 2 3 4 कायरल कार्बन एटम होंगे। क्वेश्चन पूछेगा ग्लूकोज बताओ ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव, बोलोगे ऑप्टिकली एक्टिव। पूछेगा कितने कायरल कार्बन एटम हैं, बोलोगे 4 कायरल कार्बन एटम हैं। कितने कायरल? 4। 1 2 3 4। ये कार्बन भी कायरल है, ये कार्बन भी कायरल है, ये कार्बन भी कायरल है, ये कार्बन भी कायरल है। 4 कार्बन कायरल होंगे ग्लूकोज में। और जिसमें तो याद करना, कोई पूछेगा कायरल कार्बन एटम या एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या होता है, तो बोलोगे ऐसा कार्बन एटम जो 4 सिग्मा बॉन्ड से अटैच हो और चारों सिग्मा बॉन्ड से जो ग्रुप लगे हों वो चारों अलग अलग हों, तो उस कार्बन को कायरल कार्बन एटम या एसिमेट्रिक कार्बन एटम बोलते हैं। जिस कंपाउंड में कायरल कार्बन एटम या एसिमेट्रिक कार्बन एटम मौजूद होता है वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इंग्लिश में कोई डिफिनेशन पूछेगा तो बता देना, सच ए कार्बन एटम which is attached with 4 different atom or group by 4 sigma bond, 4 sigma bond के द्वारा by 4 sigma bond is called as chiral carbon atom or asymmetric carbon atom। और दूसरी बात वो भी बता देना, chiral carbon atom make a compound become optically active, that is I dot E, that is compound show optical isomerism। Therefore compound rotate plane polarized light either into clockwise direction or into anti-clockwise direction। कंपाउंड या तो लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगी या तो एंटी क्लॉकवाइज में। ये बात हो गई बेटा कायरल कार्बन एटम या एसिमेट्रिक कार्बन एटम की। एक हेडिंग और जिक्र करूंगा इसमें, दूसरी हेडिंग में जिक्र करने जा रहा हूं। देखिएगा सर दूसरी हेडिंग हम लोगों से इसमें पूछता है डिसिमेट्रिक के बारे में, DISYMMETRIC, डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। या इसी को एक नाम और पूछता है कायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल कहता है सर कायरल मॉलिक्यूल क्या है उसके बारे में जिक्र करिए। डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल या कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, और आपको मैंने बता रखा है डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल या कायरल मॉलिक्यूल जिसमें होगा वही कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अन्यथा वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। और जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा वही कंपाउंड लाइट को रोटेट कराएगा या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। सर ये बताइए डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल या कायरल मॉलिक्यूल का क्या मतलब है। पिछली हेडिंग कायरल कार्बन एटम थी, ये वाली हेडिंग कायरल मॉलिक्यूल है। अंतर समझना, मान लो कि कोई कंपाउंड है, सपोज करो ये P, इस कंपाउंड के सामने कोई शीशा रख दो, मिरर रख दो। इंग्लिश में मिरर बोलेंगे, हिंदी में शीशा या ऐनक बोलेंगे। ये मिरर रख दिया, मान लो ये मिरर है।
अब इस कंपाउंड को रखो, तो मुझे बताओ इसका इमेज क्या बनेगा। इमेज मतलब इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। सर इसका प्रतिबिंब इमेज ऐसे ही बनेगा, ऐसे, क्योंकि अगर सर हम लोग सामने खड़े हैं, ये नाक दिख रही है, शीशा रखेंगे तो सामने नाक ही तो दिखेगी हमको। ये चोंच है तो चोंच दिखेगी सर सामने। इसका मतलब ये ओरिजिनल कंपाउंड है, ये मिरर इमेज है। और इस मिरर इमेज है तो इस ओरिजिनल कंपाउंड को उठाओ, मान लो, कल्पना करो, देखो ध्यान से, इस ओरिजिनल कंपाउंड को उठाओ और उठा के लाके इस मिरर इमेज पे इसको रखो। सर इसको उठाइए और उठा के लाके इस मिरर इमेज पे रखिए। सर रखेंगे तो इसकी चोंच इधर आ जाएगी। मतलब ये मैं पूछूंगा कि क्या ये कंपाउंड अपने मिरर इमेज को ढक लेता है, तो बोलोगे नहीं ढक पाएगा। सर इसकी ये चोंच इधर है, इसको उठा के लाएंगे तो इसकी चोंच इधर आएगी। मतलब ये ओरिजिनल कंपाउंड अपने मिरर इमेज को ढक नहीं पाएगा। और ढक ना पाएगा तो इंग्लिश में उसको एक शब्द यूज करोगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल। कौन सा शब्द यूज करोगे बेटा, नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो तुमसे पॉइंट यहीं पे डेफिनेशन बना दूंगा मैं। क्या बताओगे, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अपने मिरर इमेज के साथ, मिरर इमेज का मतलब मिरर रखने के बाद जो इमेज बनेगा, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अपने मिरर इमेज के साथ नॉन सुपर इम्पोजिबल हो। कैसा हो बेटा, नॉन सुपर इम्पोजिबल। हिंदी में अगर बात करें तो नॉन का मतलब नहीं, सुपर का मतलब पूरी तरह से, इम्पोजिबल का मतलब ढकना, मतलब जो पूरी तरह से ढक ना पाए। ये इधर चोंच जा रही थी, इसकी चोंच इधर थी, मतलब ये कंपाउंड इसको ढक नहीं पा रहा था, इसीलिए इंग्लिश में टर्म यूज करेंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अपने मिरर इमेज के साथ नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, उस कंपाउंड को हम लोग डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल या कायरल मॉलिक्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल या कायरल मॉलिक्यूल। तो डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल या कायरल मॉलिक्यूल का मतलब क्या समझ गए, ऐसा मॉलिक्यूल जो अपने नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाए, उस मॉलिक्यूल को बोलेंगे कायरल मॉलिक्यूल। इंग्लिश में डेफिनेशन देना होगा तो क्या बताओगे, दोज मॉलिक्यूल्स which form non-super impossible mirror image are called as dissymmetric molecule और chiral molecule। और जिसमें कायरल मॉलिक्यूल होगा वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अर्थात डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल मेक ए ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकम ऑप्टिकली एक्टिव, दैट इज दे शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इन अदर वर्ड्स, डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल may be rotate plane polarized light into clockwise direction और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का मतलब ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अपने मिरर इमेज के साथ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाए, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल या कायरल मॉलिक्यूल बोलेंगे। और ये मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब लाइट को रोटेट कराएगा या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब कुछ और एग्जांपल। सर ये तो काल्पनिक एग्जांपल मैंने लिया है, जरा सोचना, अगर ये मिरर लगा दिया मैंने और मिरर के सामने ये मैंने अपना बायां हाथ रख दिया, इंग्लिश में लेफ्ट हैंड बोलते हैं, ये बायां हाथ रख दिया, बायां हाथ के सामने मिरर लगाओगे तो बताओ ये अंगूठा है तो यहाँ पे अंगूठा ही तो दिखाई देगा, मतलब इमेज सर ऐसा ही बनेगा। ये मिरर इमेज है, ये ओरिजिनल नहीं है। क्या है ये, मिरर इमेज। किसका, बाएं हाथ का, लेफ्ट हैंड का। सर ये लेफ्ट हैंड है और इसका ये मिरर इमेज है, ऐसा बनेगा। सर लेफ्ट हैंड को उठा के लाइए इस मिरर इमेज पे और ला के बताओ क्या ढकेगा। सर ये ढक नहीं पाएगा, दोनों का अंगूठा देखिए एक दूसरे से अपोजिट साइड चला गया, इसका मतलब ये ढक नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब बताओगे सर ये भी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बना रहा है। तो लेफ्ट हैंड भी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाता है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड भी डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल की तरह होगा या कायरल मॉलिक्यूल की तरह होगा, अर्थात ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। सर ये तो समझाने के लिए बता दिया, कुछ आइए केमिस्ट्री के एग्जांपल की बात करते हैं। कैसे बेटा, मान लो मैंने लैक्टिक एसिड का एग्जांपल ले लिया, COOH, यहां पर ले लिया मैंने CH3, ये ले लिया H, ये ले लिया OH। इस कंपाउंड का नाम है लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड के सामने मैंने मिरर रख दिया। अब मुझे बताना, ये मिरर रखा है तो इसका इमेज बनेगा, ये COOH, यहाँ पर ये CH3, यहाँ पर ये OH, यहाँ पर ये H। अब मैंने यहाँ पे ये कंपाउंड बना दिया तुम्हारा, और तुम देख के बताना है
इस कंपाउंड को देखो और बताओ क्या बताना है। सर इस कंपाउंड को इसके सामने आपने रख दिया तो ये ओरिजिनल कंपाउंड है, ये इसका मिरर इमेज है, ये OH था तो सामने OH दिख रही है। इस ओरिजिनल कंपाउंड को सर उठाइए और उठा के इस मिरर इमेज पे ला के ढकिए। उठाओ जरा, तो ला के लाओ, हाँ लाओ। अब ला के देखो सर, ये लाओगे तो ये उठा के लाओगे तो इसका OH सर इधर आएगा, ये उठा के लाइए तो ये सर ये कंपाउंड इसको ढक नहीं पाएगा और नहीं ढकेगा तो फिर से वही पुराना टर्म नॉन सुपर इम्पोजिबल बोलेंगे। तो बताओगे लैक्टिक एसिड अपने मिरर इमेज के साथ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाता है। इस वजह से लैक्टिक एसिड को डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल या कायरल मॉलिक्यूल बोलेंगे। अर्थात लैक्टिक एसिड चूंकि डिसिमेट्रिक है इस वजह से यह ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब लाइट को रोटेट कराएगा या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है बेटा, तो मैंने बात किया था आपको कि कौन कौन से ऐसे कंडीशन हैं जो कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव बनाते हैं। पहली मैंने बात किया कायरल कार्बन एटम के, और दूसरी मैंने बात किया डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल की। दोनों आज मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब तीसरी बात यह करनी है कि कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो किसी कंपाउंड में अगर हो गए, पाए गए तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। उसके लिए मैंने सिमेट्री की बात किया था, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इन सिमेट्री का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में इसको दूंगा। तब तक के लिए आप इसको समझिए और पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।